वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आइल्स के बारे में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप ऑन वाचिंग। आइल्स इज बेसिकली इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये दुनिया का सबसे मशहूर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम है जो कि रिक्वायर्ड है ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दीज फ्यू थिंग्स अबाउट आइल्स। आइल्स की बेसिकली दो टाइप्स हैं, आइल्स एकेडमिक एंड आइल्स जनरल। एकेडमिक आइल्स तब रिक्वायर्ड है अगर आपने कहीं पे पढ़ने जाना है, आप हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें उन कंट्रीज में जाके इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है। आइल्स कोर्स से बेसिकली ये आइडिया लगाया जा सकता है कि आप प्रिपेयर्ड हैं टू लर्न मोर और टू गेट फर्दर एजुकेशन इन सर्टन फील्ड। दूसरी टाइप ऑफ आइल्स है आइल्स जनरल। आइल्स जनरल भी तभी रिक्वायर्ड होता है जब आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, इमिग्रेशन के पर्पज से मूव करना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे आइल्स जर्नल की, जो कि रिक्वायर्ड है इमिग्रेशन पर्पज के लिए। बेसिकली आइल्स जज करता है आपकी एबिलिटीज रिगार्डिंग रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, और यही 4 कंपोनेंट्स हैं आइल्स एग्जाम के। टोटल टेस्ट टाइम है 2 hours and 45 minutes। सबसे पहले हम बात करेंगे लिसनिंग की। लिसनिंग 30 मिनट्स का एग्जाम है जिसमें एक टेप चलाई जाती है और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उस टेप को सुन के क्वेश्चंस आंसर करें ऑन योर आंसर शीट। नॉर्मली इसके अंदर 4 रिकॉर्डिंग्स होती हैं। पहली रिकॉर्डिंग कन्वर्सेशन होती है 2 लोगों के बीच में, दूसरी रिकॉर्डिंग एक मोनोलॉग होता है, और तीसरी रिकॉर्डिंग होती है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में। चौथी रिकॉर्डिंग अगेन एक मोनोलॉग होता है रिगार्डिंग सम एकेडमिक सब्जेक्ट। लिसनिंग में 40 क्वेश्चंस होते हैं जिसका आपको आंसर करना होता है। नॉर्मली वो 1 से 2 वर्ड के आंसर्स होते हैं। मेंशन किया होता है कि आपने 3 से ज़्यादा वर्ड्स इसमें नहीं लिखने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लिसनिंग के बारे में मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि जब हम आंसर शीट देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि ये सारे आंसर्स हम कैसे पिकअप करेंगे फ्रॉम द रिकॉर्डिंग दैट वी आर लिसनिंग टू। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये सारे क्वेश्चंस उसी सीक्वेंस में दिए हुए होते हैं जिस सीक्वेंस में वो आंसर रिकॉर्डिंग में चलाते हैं। सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, यू शुड बी ओनली वरिंग अबाउट द पार्ट दैट यू आर आंसरिंग टू। हमेशा जिस सेक्शन के लिए वो आपको टाइम दे रहे हैं उस सेक्शन के क्वेश्चंस रीड करें, बट अपने जहन में सिर्फ अगले 2 या 3 क्वेश्चंस माइंड में रखें, उससे ज़्यादा नहीं। जब आप इस तरह से करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि अगर आपसे एक क्वेश्चन स्किप हो गया है और आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन करें तो कभी पीछे मत जाएं, बिकॉज वो आंसर 99% ऑफ द चांस है कि उसका आंसर गुजर चुका है। सो यू डू नॉट हैव टू गो बैक एंड थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन, इंस्टेड मूव फॉरवर्ड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप रिगार्डिंग लिसनिंग इज कीप योर माइंड ब्लैंक। डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, डू नॉट इवन थिंक अबाउट द क्वेश्चंस। सिर्फ एक दफ़ा उसको रीडिंग दें और जो कीवर्ड्स हैं उनको पिकअप करें। वही सिर्फ कीवर्ड्स आपको हेल्प कर सकते हैं रिगार्डिंग पिकिंग अप द आंसर। नॉर्मली जो डायलॉग्स होते हैं उनमें से आंसर पिकअप करना काफ़ी ईजी होता है और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स होते हैं, लेकिन जो मोनोलॉग है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है आंसर्स पिकअप करने के लिए। सो यू नीड टू मेक श्योर कि जब मोनोलॉग शुरू हो तो आप काफ़ी फोकस्ड हो उसके लिए और कोई भी पॉइंट मिस मत करें। एक और बहुत ज़रूरी बात जो कि लिसनिंग एग्जाम के लिए आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि कभी भी ये कोशिश मत करें कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो वो बोल रहे हैं। नॉर्मली जब हम ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हैं उस बात को जो कि हमें ऑडियो पे सुनाई दे रही है, तो वो हमारा काफ़ी सारा टाइम और हमारी काफ़ी सारी अटेंशन ले लेता है और जिसकी वजह से हमारा आंसर मिस हो जाता है। सो नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग और ट्रांसलेट द सेंटेंसेज दैट यू आर हियरिंग इन द टेप। लास्ट में आपको कुछ मिनट्स दिए जाते हैं टू ट्रांसफर द आंसर्स। उस टाइम में अगर आपके कुछ गेसेस हैं, कुछ आपसे मिस हो गया, कुछ स्किप हो गया है, तो आप उस टाइम पे वो गेस डाल सकते हैं। इट्स always advisable to put at least something because there is still a chance कि वो right answer हो। So make sure that आप कुछ खाली spaces नहीं छोड़ें। अब बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग बेसिकली 60 मिनट्स का सेक्शन है। इसमें भी अगेन 40 क्वेश्चंस हैं, सेम लाइक लिसनिंग। इसके लिए आपको एक सेपरेट आंसर शीट दी जाती है। बेसिकली रीडिंग टेस्ट में बहुत सारी स्किल्स हैं जो जज की जाती हैं और उनमें रीडिंग इन डिटेल, स्किमिंग, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग राइटर्स ओपिनियंस, पॉइंट ऑफ व्यूज एंड व्यूज, ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है। नॉर्मली इसमें 3 सेक्शंस होते हैं रीडिंग मटेरियल के। फर्स्ट और सेकंड में शॉर्ट टेक्स्ट होता है और लास्ट में एक लॉन्ग ऐसे टाइप टेक्स्ट होता है। अब इसके लिए जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इट कैन बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इट कैन बी फिल इन द ब्लैंक्स, इट कैन बी मैच द साइड्स, राइटिंग अप हेडिंग्स, मैचिंग द हेडिंग्स, सेंटेंस कंप्लीशन एंड समरी कंप्लीशन। अब इस टेस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी होती है वो ये है कि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता एंड पे आंसर ट्रांसफर करने के लिए। तो जब आप आंसर सॉल्व कर रहे हो या जब आपको कोई आंसर मिल जाए, सो मेक श्योर दैट यू ट्रांसफर दैट इमीडिएटली इनटू द आंसरिंग शीट। नाउ अगेन इसके भी 40 मार्क्स होते हैं और 40 क्वेश्चंस होते हैं जिसका आपको आंसर करना होता है। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप याद रखें कि फर्स्ट 2 सेक्शंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट द लास्ट ऐसे सेक्शन इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड
और उस पर सबसे ज़्यादा टाइम आपको स्पेंड करने की ज़रूरत होती है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो टाइम आपको दिया गया है दैट इज़ इनफ फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस एग्जाम. यू डू नॉट हैव टू रश, यू हैव टू बी वेरी काम, बिकॉज रीडिंग में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पिक करनी होती हैं जो आपकी कॉन्स्टेंट अटेंशन रिक्वायर करती हैं, और अगर आप पैनिक हो जाते हैं टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड तो वो आंसर जो आपको सामने नजर भी आ रहे हैं यू विल नेवर बी एबल टू पिक देम अप. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी काम ड्यूरिंग द रीडिंग एग्जाम. एक टिप जो मैं देना चाहती हूँ रीडिंग एग्जाम के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप लास्ट ऐसे टाइप पैसेज की रीडिंग कर रहे हो, मेक श्योर आप उसी वक्त उसके ऊपर हेडिंग्स या उसको अंडरलाइन करना शुरू कर दें. नाउ अंडरलाइनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब आप क्वेश्चंस रीड करते हैं, व्हेन यू कम बैक टू द पैसेज टू लुक फॉर आंसर्स, इट बिकम्स क्वाइट ईजी फॉर यू टू पिक अप द हेडिंग्स. अब उन हेडिंग से आपको आइडिया हो जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन इसमें मौजूद हो सकती है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू, कोई भी डेट अगर उस पैसेज में दी गई है, मेक श्योर आप उसको अंडरलाइन करें या आप उसको हाईलाइट करें. एक और बहुत अहम चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये कि जब भी आप कोई पैसेज के आंसर्स ढूंढ रहे हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रीड करें ताकि आपको अंदाजा हो कि आपने किस तरह की इन्फॉर्मेशन उस पैसेज में ढूंढनी है. और उसके बाद आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चंस, आई एम नॉट सेइंग मेमोराइजिंग, आई एम जस्ट सेइंग गिव इट अ रीड एंड देन मूव विद योर पैसेज. उस वक्त जब आप पैसेज रीड करेंगे तो आपको बेहतर अंदाजा होगा कि किस तरह के आंसर्स आपको चाहिए और आप वहीं पे उनको अंडरलाइन कर सकेंगे. अगर आप उसी वक्त उस पैसेज पे हेडिंग्स डाल देते हैं हर पैराग्राफ के लिए, वो भी आपको बहुत आसानी देता है लेटर ऑन उसको उसके आंसर्स निकालने के लिए. ओके, तो ये हो गया अबाउट रीडिंग. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द राइटिंग पार्ट ऑफ द एग्जाम. Writing part is for 60 minutes. In 60 minutes, you have to complete 2 tasks. The first task will be to summarize or write the information in your own words. Now, normally इस task में क्या होता है कि ये आपको कोई ग्राफ दे देंगे, कोई मैप दे देंगे, any kind of graphical representation जिसको आपको अपने words में describe करके लिखना है. दूसरा टास्क है एक ऐसे जो आपको लिखना है जिसमें आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शो करना है रिगार्डिंग अ सर्टेन टॉपिक विच विल बी असाइंड टू यू. अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों टास्क का आपने फॉर्मल वे में रिस्पॉन्स देना. अब टास्क 1 के लिए जो टिप मैं देना चाहती हूँ वो ये है कि जब भी आप उसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज़ की उन्होंने दी हुई है तो आप उसको एक साइड से शुरू करें और आप उसको दूसरी साइड पे ख़त्म करें. तो आपकी इन्फॉर्मेशन हैप हेजर्ड नहीं होगी, आप सीक्वेंस में जा रहे होंगे. तो ऑलवेज पिक अप अ साइड फ्रॉम वेयर यू विल बी स्टार्टिंग दैट. नॉर्मली अगर वो कोई मैप है तो उसकी एंट्रेंस से शुरू करें और देन यू कैन मूव फॉरवर्ड बाय एक्सप्लेनिंग द थिंग्स दैट आर एट द लेफ्ट एंड द राइट. तो अगर आप स्टार्ट से ही एक अपना स्टार्ट और फिनिश पॉइंट बना लेते हैं तो आपको बहुत ईजी होती है उसको राइट अप करने में. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो वर्ड्स या जो इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने मैंशन की हुई है ग्राफ में उसको ज़रूर यूटिलाइज करें, उसको ज़रूर यूज़ करें. समटाइम्स आप उसको पैराफ्रेज कर सकते हैं, कभी कभी आप उसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं उन वर्ड्स को, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. एक और अहम चीज़ जो आप याद रख सकते हैं रिगार्डिंग डूइंग द फर्स्ट टास्क इज़ अपने जहन में ये सोचें कि आप किसी को वो नक्शा या वो मैप या वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं. जब आप किसी को वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू राइट इट डाउन एज वेल. अब बात करते हैं टास्क 2 की जो कि है ऐसे. नाउ ऐसे राइटिंग इज अ आर्ट, राइट? यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट, यू हैव टू गिव इट टाइम. मोस्ट कॉमनली जो एसेज आते हैं उनमें आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है या उनमें से 2 ऑप्शन जो उन्होंने दी हुई होती हैं उनमें से आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस करने होते हैं. मेक श्योर कि आप ऐसे पैराग्राफ में लिखें. अगर आप इस पैराग्राफ में नहीं भी लिख रहे हैं, इट डजंट मैटर, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट इट ग्रेटली हेल्प्स यू इन ऑर्गेनाइजिंग योर एसे. रिगार्डिंग एसे एक सिंपल ट्रिक जो कि मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदेमंद है वो ये कि हमेशा अपने फर्स्ट पैराग्राफ में अपने टॉपिक या अपने टाइटल को पैराफ्रेज करें. नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर आपने किसी चीज़ की एडवांटेजेस की बात करनी है वो करें. उससे नेक्स्ट में डिसएडवांटेजेस एंड एंड पे कंक्लूजन. आपके ऐसे में हमेशा एक ओपनिंग लाइन होनी चाहिए और एक कंक्लूजन होनी चाहिए. एक चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं उस ऐसे में वो ये है कि हर ऐसे में आप 2 एग्जाम्पल्स डालें. First example should be from your daily life, from your surrounding, anything that you can put in regarding your personal experience. Second thing that you can add is some information by some well-known author, right? So you need to make sure कि उसमें एक example आपने अपनी डाली है अपनी life example से और एक example या एक reference आपने किसी ऐसे बंदे की information का डाला है who's known to everybody, या आप उसमें कोई quotation भी डाल सकते हैं. So जब आप ये 4 चीज़ें follow करते हैं it becomes very easy to compile an essay. एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग ऐसे राइटिंग इज मेकिंग अ माइंड मैप. अब माइंड मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब आप अपना ऐसे लिखना शुरू करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप रीड करें टॉपिक को 1 बार 2 बार 3 बार.
जब आपको लगता है आप फुली अंडरस्टैंड कर चुके हैं टॉपिक के क्या चीज़ आपसे मांगी जा रही है, यू नीड टू क्रिएट अ माइंड मैप फॉर दैट। माइंड मैप बनाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स मिल जाते हैं कि आप किस किस बारे में बात कर सकते हैं, और उन टॉपिक्स में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है या किस बात को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास ज़्यादा अच्छे अल्फाज हैं। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट राइटिंग। नाउ लेट्स मूव टू स्पीकिंग। नॉर्मली स्पीकिंग एग्जाम रिकॉर्डेड होता है। You greet your examiner, you be comfortable in that position, you make sure you have a paper and a pen with you, and then you get ready to give your speaking test. स्पीकिंग टेस्ट के नॉर्मली 3 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में नॉर्मली एग्जामिनर आपसे आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है, जैसे कि आपका नाम, आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, या इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन। सेकंड पार्ट में नॉर्मली एग्जामिनर आपको एक कार्ड देता है जिस पे एक टॉपिक होता है जिसके बारे में आपको बात करनी होती है। आपको 1 मिनट दिया जाता है टू प्रिपेयर फॉर दैट टॉपिक। उसके बाद एग्जामिनर उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस भी करता है। नॉर्मली जब आपको ये कार्ड दिया जाता है, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू क्रिएट अ माइंड मैप फॉर दैट एज वेल। अब माइंड मैप क्रिएशन इसलिए भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है क्योंकि जब आप पॉइंट्स में बातें लिखते हैं, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। माइंड मैप इज़ अ ईजी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जब आप माइंड मैप में वो चीज़ें और उसके पॉइंट्स जो उस वक्त आपके जहन में आ रहे हैं इन दैट 1 मिनट वो नोट डाउन कर लेते हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाता है सिर्फ उन टॉपिक्स को सिलेक्ट करना जिन पे आप बेहतर बात कर सकते हैं। पार्ट 3 में अगेन पार्ट 2 से रिलेटेड और सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बेसिकली इसका मकसद होता है टू गेट बेसिक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज फ्रॉम यू एंड कितना ज़्यादा आप इश्यूज पे और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स पे बात कर सकते हैं। नाउ ये तीनों पार्ट्स मिला के तकरीबन 14 मिनट्स होते हैं। एक बहुत अहम चीज़ ये है कि जिस दिन आप डिसाइड करें कि आपने आइल्स एग्जाम देना है, उस दिन ही आप इंग्लिश में बात करना शुरू कर दें। ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है आपकी फ्लुएंसी के साथ और आपकी कोहेरेंस के साथ। जब आप ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आप आइडियाज़ को लिंक करना बेहतर सीख जाएंगे, आप फ्लुएंटली बोलना सीख जाएंगे, अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीख जाएंगे, और यही चीज़ है जो आपके एग्जाम में चेक की जाती है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो वोकैबुलरी का यूज़ है कि आप किस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं अपनी थॉट्स और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है कि आप कुछ नए वर्ड्स अपनी वोकैबुलरी में ऐड करें जो कि आप अपनी डेली लाइफ में बोलना शुरू करें, जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो, और जब आप अपने एग्जाम में हो तो आप उन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल कर सकें। अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हो भी जाती हैं रिगार्डिंग द ग्रामेटिकल एरर्स और स्टिल आप फ्लुएंट हैं और आप अपना आइडिया एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो स्टिल I believe you can get very good score. So I would suggest do not think about the grammar too much, think about the fluency and your coherence. एक और बहुत अहम चीज़ होती है रिगार्डिंग स्पीकिंग एग्जाम, वो है प्रोनाउंसिएशन। आपको ये देखना है कि वर्ड आप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि दूसरा बंदा उस चीज़ को समझ रहा है या नहीं। अब इस चीज़ को आप ऐसे जज कर सकते हैं कि जब आप अपने एग्जामिनर के सामने बैठे हैं, आप उनको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको आपकी बात समझ आ रही है या नहीं। तो मेक श्योर यू स्पीक सिंपल वर्ड्स, सिंपल सेंटेंसेस। इस स्टाइल में गलत प्रोनाउंस करने की बजाय आप सिंपली आसान प्रोनाउंसिएशन यूज़ कर लें, so that can greatly help you with getting good scores. Okay, so this was all about the basic of IELTS. I'm sure most of you will be knowing about that, but this information was for somebody who is very new or who is just started planning to give IELTS exam. Best of luck for you. If you have any questions and concerns, do let me know in the comments below. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.